नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज है हमारी 5th मैराथन क्लास रिगार्डिंग आवर एचपी टेट जून 2026। पहले बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस आ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं, एनसीईआरटी 10+1 पूरी कंप्लीट करवाई हुई है। बायोलॉजी की बहुत सारी वीडियोस हैं, केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, सीडीपी की प्लेलिस्ट है। तो आप वो सब भी हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, सो दैट आप 2x स्पीड से अभी रिवाइज कर सकें। ठीक है जी। आज की क्लास में हम सीडीपी के 60 क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ में आंसर दो और टोटल बताओ कि आपने कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं आज की क्लास में से। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे जो है हमारा, विच कंडीशन द कंडीशन विच डायरेक्ट्स अ पर्सन टुवर्ड हिज और हर गोल। ऐसी कंडीशन जो किसी भी इंडिविजुअल को उसके लक्ष्य की ओर लेकर जाती है, उसको हम लर्निंग बोलेंगे, मेमोरी बोलेंगे, मोटिवेशन या फिर इमोशन। तो ये होती है हमारी मोटिवेशन। ठीक है। मोटिवेशन ही ऐसी स्थिति है जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर लेकर जाती है और फिर हम उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई भी काम शुरू करते हैं। चलिए, द रिपीटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। रिपीटेशन, आप बार बार कोई काम कर रहे हैं, लीड्स टू अ स्ट्रॉन्गर टाइज। इट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने थ्योरी दी थी ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी, जहां पर उन्होंने इन तीन प्राइमरी लॉज के बारे में बात की थी। ये तीन क्या हैं? दीज आर द प्राइमरी लॉज विच वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। लॉ ऑफ रेडीनेस कहता है कि जब तक आप रेडी नहीं होते हो, आप नहीं सीख सकते हो। लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतने ही आप उस चीज में परफेक्ट बनते जाओगे। और लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है कि अगर आपको कोई भी काम करने के बाद उसका अच्छा उसमें रीइंफोर्समेंट मिलती है, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप उस काम को दोबारा करना चाहते हो। ठीक है। तो ये तीन प्राइमरी लॉज हैं जो थॉर्नडाइक ने दिए। यहाँ पर बात हुई है रिपीटेशन की। कोई व्यवहार रिपीट हो रहा है तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज से हो रहा है, आप बार बार कोई काम कर रहे हैं, तब आप उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the quality or ability of perceiving, understanding, and differentiating the feelings and emotions of oneself and others। अगर आप अपने इमोशंस को समझ रहे हो और किसी दूसरे के भी इमोशंस को समझ रहे हो, तो ये किस तरह की इंटेलिजेंस है? क्या ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, स्पिरिचुअल है, या कोई भी नहीं? तो बात हो रही है इमोशंस की। इमोशंस की बात हो रही है तो इट इज रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। चलो अगला प्रश्न है हमारा, किसने कहा था कि लैंग्वेज जो है वो सोच पर निर्भर करेगी? लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थिंकिंग। वाइगॉत्स्की ने कहा, पियाजे ने कहा, वाटसन ने कहा, या फिर बेरोन ने कहा? तो ये स्टेटमेंट थी जीन प्याजे की। और जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। साथ में उनके स्टेजेस भी बताएंगे, क्योंकि हम इतनी बार ये कर चुके हैं, आप सबको इसकी स्टेजेस का पता होना चाहिए, एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो सब लोग अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो कि जीन प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी, साथ में उनके स्टेजेस कौन कौन से थे। चलो अगले प्रश्न पर चलेंगे जो है, which of the following stages children become active member of the peer group। बच्चे किस स्टेज में एक्टिव मेंबर बनते हैं अपने पीयर ग्रुप का? एडोलेसेंस में, एडल्टहुड में, अर्ली चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड? तो एडोलेसेंस वो फेज होता है जहां पर बच्चे एक्टिव मेंबर बनते हैं। एडोलेसेंस 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु होती है बच्चे की, उसमें वो एक्टिव मेंबर बनता है। इस ही स्टेज में बच्चे में ग्रुप्स बनाने की एबिलिटी आती है, बच्चा ग्रुप्स को लीड करना भी सीखता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा एक्टिव मेंबर बन रहा है। द प्रोसेस बाय विच द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम सडनली बिकम्स क्लियर। अचानक से आपको कोई सॉल्यूशन मिल रहा है किसी प्रॉब्लम का, ठीक है, और उसको हम क्या कहेंगे? हाई एक्सपीरियंस, थिंकिंग, रीजनिंग, नन ऑफ दीज। अचानक से हमें कोई सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसको हम बोलते हैं आहा एक्सपीरियंस। ओके। जो किससे रिलेटेड है? जो रिलेटेड है वोल्फगैंग कोहलर की थ्योरी। कौन सी थ्योरी? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है। जहां पर सुल्तान को अचानक से सॉल्यूशन मिल गया था। ठीक है जी, ऑप्शन ए।
हु हैज propounded द थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स। इतनी बार हम कर चुके हैं और जितनी भी थ्योरीज हैं ये तो मैं आपको डेली अपने टेलीग्राम पेज पर करवा रही हूँ। अगर आपने फॉलो किया है मुझे वहां पर तो आप देख सकते हैं डेली मैं कोई ना कोई थ्योरी आपकी वहां से क्लियर करवा रही हूँ। वहां से भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन सकते हैं अगर आप वो भी शॉर्ट वीडियोस भी देखते हो तो, है ना। हायरार्की ऑफ नीड्स है, किसने दी है? हर बच्चे को पता है, ये थ्योरी दी है अब्राहम मास्लो ने दी है, जिसमें उन्होंने 5 नीड्स के बारे में बात की थी, जो एक पिरामिड की तरह थी, ठीक है? 5 नीड्स जो एक पिरामिड की तरह थी, जिसमें सबसे नीचे की थी, यानी कि जो बेसिक नीड थी वो थी फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आता है आपका रोटी, कपड़ा, मकान। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद आती हैं आपकी सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड के बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, ठीक है? उसके बाद आती है आपकी सेल्फ एस्टीम और जो हमारी टॉप नीड है मास्लो की थ्योरी की वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है? दिस इज द बेसिक नीड, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो ये सीक्वेंस आपको ऐसे ही याद करना है। कई बार आपसे टॉप नीड पूछ ली जाती है, कई बार बॉटम नीड भी पूछ ली जाती है। तो ये थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स दी है अब्राहम मास्लो ने। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम किस और नाम से जानते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती है और इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द परसेप्शुअल इंक्लाइनेशन ऑफ अ पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग। अगर आपका किसी एक चीज के प्रति झुकाव है तो आप उस टर्म को, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ओपिनियन, एटीट्यूड, अटेंशन, परसेप्शुअल विजिलेंस। इसको हम बोलते हैं परसेप्शुअल विजिलेंस। ओके, ऑप्शन डी। द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। मेमोरी, स्मृति से इनमें से क्या संबंधित नहीं है? आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल, फीलिंग। आइडेंटिफिकेशन, अगर आपकी जो मेमोरी है वो स्ट्रोंग नहीं होगी कि आपने इस चीज को पहले कभी देखा था तो आप दोबारा से उस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है? अगर अगर आपकी मेमोरी अगेन स्ट्रांग नहीं है तो आप याद कैसे रखोगे चीजें? आप उनको दोबारा से कैसे रिकॉल करोगे जरूरत पड़ने पर? और फीलिंग का कोई रिलेशन नहीं है मेमोरी से। तो ये तीनों टर्म जो हैं ये रिलेटेड हैं हमारी मेमोरी से। ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट्स द जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि जिसको हम जी बोलेंगे, और विशिष्ट बुद्धि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जिसको हम एस बोलेंगे। तो ये थ्योरी दी थी स्पेयरमैन ने। स्पेयरमैन ने थ्योरी दी थी जिसका नाम है टू फैक्टर थ्योरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस थ्योरी से, हु गेव द टू फैक्टर थ्योरी? सो टू फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय स्पेयरमैन, जिसमें उन्होंने दो तरह की इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, एक जनरल इंटेलिजेंस और दूसरी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is developed among children through group activities? ग्रुप एक्टिविटीज से आप बच्चों में इनमें से क्या विकसित कर सकते हो? स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप क्वालिटी आप डेवलप कर सकोगे। कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ऑल ऑफ द अबव। तो लीडरशिप भी हम डेवलप कर सकते हैं, कोऑपरेशन भी, डिसिप्लिन भी। ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ से हमारा। अब मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड्स आईक्यू विल बी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस बच्चे का आईक्यू 70 से कम होगा वो आएगा मेंटली रिटार्डेड वाली कंडीशन में, ठीक है? मेंटली रिटार्डेड। और 90, 100 टू 110 जो होता है ये होता है एवरेज आईक्यू, ये होता है एवरेज आईक्यू। 130 आईक्यू से ऊपर वाला बच्चा तो गिफ्टेड होता है, या फिर आप उसको सुपीरियर भी बोलते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय whom? सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट किसने डेवलप किया था? मैकडॉगल, टर्मन, बिने, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट अल्फ्रेड बिने ने डेवलप किया था। ओके, अल्फ्रेड बिने ने डेवलप किया था कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी लर्नर इज यूनिक, इसका क्या मतलब है? कि हर बच्चा जो है, हर सीखने वाला जो है वो यूनिक है, बाकियों से अलग है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं।
सीखने वालों में ना तो कोई समान गुण होंगे, ना ही उनके लक्ष्य समान होते हैं। अच्छा जी। अगला है हमारा, सभी सीखने वालों के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम संभव नहीं है। विविध क्षमताओं वाले छात्रों की कक्षा में उनकी क्षमता का विकास करना असंभव है। ये तो गलत हो गया। कोई भी दो सीखने वाले अपनी क्षमताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक जैसे नहीं होते हैं। यूनिक का मतलब यही है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। कोई भी दो बच्चे, उनकी एबिलिटीज, उनके इंटरेस्ट और उनके टैलेंट सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल और नेचुरल मोटिव? कौन सा बायोलॉजिकल मोटिव नहीं है? हंगर है, थर्स्ट है, हैबिट है, स्लीप है। तो हंगर भी बायोलॉजिकल है, थर्स्ट भी, स्लीप भी। हैबिट नहीं है ना? ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू प्याजे, फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, पहली स्टेज क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? सेंसरी मोटर है। बाकी मैंने आपको पीछे बताया है सीक्वेंस, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट करके उसका तो, ठीक है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने प्रमोट की थी? गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने, पावलोव ने, पियाजे ने, वाइगॉत्स्की ने। तो इतनी बार ये क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, आपको आने चाहिए सब के सब क्वेश्चंस, ठीक है। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट ने दी थी, जिनमें से एक कोहलर भी थे। कोहलर, वॉल्फगैंग कोहलर, कोफ्का और वर्दमर, ठीक है, ये थे तीन गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। और गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर कॉल्ड। अगर डिसेबिलिटी है मैथ से रिलेटेड, बच्चे को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया, कैलकुलिया, ग्राफिया, प्रक्सिया। अब देखो डिसलेक्सिया जो है, इट इज अ काइंड ऑफ रीडिंग डिसेबिलिटी। ग्राफिया, ग्राफिया से आप राइटिंग से लगा लो, इट इज अ काइंड ऑफ राइटिंग डिसेबिलिटी। राइटिंग डिसेबिलिटी। डिसप्रेक्सिया इज रिलेटेड टू मोटर स्किल्स, ठीक है। तो मोटर स्किल्स में डिसेबिलिटी होगी डिसप्रेक्सिया, जबकि जो हमारा डिसकैलकुलिया है, इट इज लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है हमारा यहाँ से। किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ किंडरगार्टन? मोंटेसरी, डेवे, रूसो, फ्रॉबल। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था फ्रॉबल ने। किसने दिया था? फ्रॉबल ने। फ्रॉबल ने 1837 में पहला किंडरगार्टन जो था वो शुरू किया था, कहाँ पर? जर्मनी में। ओके जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट्स। असेसमेंट फॉर लर्निंग सब पर काम करेगा सिर्फ एक पे, वो एक्सेप्ट ढूंढो अब चलो। नीड्स ऑफ स्टूडेंट, मिस्टेक्स, लर्निंग स्टाइल, स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टूडेंट। तो बच्चों की जरूरतों के बारे में बात की जाएगी, सीखने के तरीकों के बारे में भी बात की जाएगी, बच्चों की स्ट्रेंथ्स की भी बात की जाएगी, बट बच्चों की मिस्टेक्स की बात नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स। टीचर एवी एड्स का यूज करेगा एंड एक्टिविटीज का यूज भी करेगा अपनी टीचिंग में, अपने क्लासरूम में। क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि ये टीचर को राहत देगा, फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, प्रभावी मूल्यांकन में मदद करेगा, प्रोवाइड डाइवर्जन टू लर्नर, बच्चे का ध्यान किसी दूसरी तरफ लगा देगा, या फिर इससे सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का यूज होगा, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज होगा। यस। अब ऑडियो विजुअल एड्स हैं आपके, जो ऑडिटरी सिस्टम है वो भी काम करेगा, आपका विजुअल सिस्टम भी काम करेगा, आप सुनेंगे भी, देखेंगे भी। तो आपकी मैक्सिमम सेंसेस का यूज हो रहा है, और इससे ही बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे। बच्चों का जो आप सिखा रहे हैं, वो नॉलेज बहुत टाइम पर बच्चों के दिमाग में रहेगा। इसीलिए ही हम एवी एड्स का यूज करते हैं अपने क्लासरूम्स में। ओके, वेयर वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेटअप? सबसे पहले साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ सेटअप की गई थी? लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, लीप्जिंग जर्मनी में लेबोरेटरी सेटअप की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी।
ठीक है। विलियम वुंट ने की थी 1879 में, ठीक है, जर्मनी के लिप्जिंग में। ऑप्शन बी। हमारा फेवरेबल ओपिनियन ऑफ आर सेल्फ, अपने बारे में ही हमारी सकारात्मक राय को क्या हम बोलते हैं? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्शियसनेस, एफिकेसी, मॉनिटरिंग, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, हमारी अपनी फेवरेबल ओपिनियन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट क्या है? डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, ये सब न्यूरॉन का ही पार्ट है। Okay, next question. Which one of the following is correct stage for industriousness versus inferiority on Erik Erikson's psychosocial development theory? एरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी थी? साइकोसोशल डेवलपमेंट थ्योरी। अब उसमें 8 स्टेजेस थे। एरिक एरिक्सन की थ्योरी के 8 स्टेजेस थे, जिसमें से पहला स्टेज था ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तीसरा इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ओके। फोर्थ स्टेज इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियॉरिटी। उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। सिक्स्थ स्टेज आती है हमारे पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ओके। सेवंथ स्टेज जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। जबकि लास्ट स्टेज है हमारे पास इस थ्योरी की ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। ओके। तो ये 8 स्टेजेस हैं जो एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में दी थी। तो ये जो स्टेजेस हैं ये अलग-अलग एज पर आती हैं। जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, जो पहली स्टेज है, ये आती है हमारी बर्थ से लेकर 18 मंथ्स तक, यानी कि 1.5 ईयर तक। फिर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, वही 18 महीने से, यानी कि 1.5 ईयर से 3 ईयर तक चलती हैं, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। फिर आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट वाला क्राइसिस, जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि 3 से 6 वर्ष तक चलता है, जहाँ पर बच्चा अगर इनिशिएटिव ले पा रहा है किसी चीज के लिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज गिल्ट वाला क्राइसिस आएगा। फिर आती है इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियोरिटी, जो चलती है हमारी 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष हमारा लेट चाइल्डहुड। फिर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, बच्चा आइडेंटिटी बना पाता है तो ठीक है, अदरवाइज रोल कंफ्यूजन वाला क्राइसिस होगा एडोलेसेंस में 12 से लेकर हमारे 20 वर्ष तक। फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन 20 टू 45। फिर जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन 45 टू 65। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर 65 टू टिल डेथ। ठीक है, तो ये 8 स्टेजेस हैं जो एरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में दी। थ्योरी का नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है जी, तो यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इंफीरियॉरिटी। यस, 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी। व्हाट इज द कंडीशनिंग स्टिमुलस इन Pavlov's कंडीशनिंग थ्योरी? Pavlov की थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या पूछा गया है आपसे? ओके, कंडीशन स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या था इवान पेवलोव की थ्योरी में? बेल थी, फूड थी, सलाइवा था। ओके। अब कंडीशनिंग किस चीज पर की गई है? कंडीशनिंग की गई है बेल के साथ। किसके साथ? बेल के साथ। जैसे ही बेल बजाई जाएगी तो सलाइवा प्रोड्यूस होगा। अब कंडीशन स्टिमुलस बेल है तो सलाइवा क्या हुआ? स्टिमुलस से आता है रिस्पॉन्स, तो सलाइवा हुआ कंडीशनड रिस्पॉन्स।
जब कंडीशनिंग कर दी गई है तब सलाइवा हो गया है कंडीशनड रिस्पॉन्स। बिना फूड दिखाए ही सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हियर सलाइवा इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। और पूछा जाता है आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनिंग किस पर नहीं की गई है? कंडीशनिंग हमारे फूड पर नहीं की गई है, तो फूड इज अनकंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस इज बेल एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स इज सलाइवा। तो यहाँ से सही क्या हो गया हमारा? बेल सही हो गया, ऑप्शन ए। whose component is encoding, encoding किसका component है? मोटिवेशन का, लर्निंग का, मेमोरी का, इंटरेस्ट का। सो एनकोडिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी। एनकोड करने का मतलब यही होता है कि कोई भी आपको जानकारी मिल रही है उसको आप अपने माइंड में कैसे फिट कर रहे हो, उसको प्रोसेस कैसे कर रहे हो, उसको स्टोर कैसे कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एनकोडिंग। Who give the concept of concrete, abstract and social intelligence? concrete, abstract या सोशल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया? कंक्रीट का क्या मतलब होता है? यानी कि कोई चीज आपके सामने आप उसको देख सकते हो, दैट इज कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि वो अमूर्त है, वो आप उसको देख नहीं सकते हो, आप बस उसके बारे में सोच पाओगे। ठीक है। फिर सोशल इंटेलिजेंस आपको पता है, सामाजिक बुद्धि। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, स्टर्न ने, टर्मन ने। सो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक। चलो, which of the following is responsible for transmission of different capabilities of human beings? हमारी कैपेबिलिटीज को ट्रांसफर करने वाला कंपोनेंट कौन है? सेल है, जीन है, क्रोमोसोम है, एनवायरनमेंट है। तो हमारे जीन्स जो हैं उसमें हमारी इंफॉर्मेशन कोड होती है और वहीं से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। Which of the following is true about the nature of the problem in the problem solving approach? प्रॉब्लम के नेचर के बारे में क्या सही है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में? सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस। क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए? इट शुड नॉट बी इकोनॉमिक टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। अच्छा, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सिंपल मेंटल एक्टिविटीज। नन ऑफ द अबव। ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस एक्सपीरियंस पर बेस ना हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इकोनॉमिक टर्म्स एंड मनी पर बेस नहीं होना चाहिए, ये सिंपल मेंटल एक्टिविटी पर बेस नहीं होनी चाहिए। थोड़ी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो जहां पर बच्चा अपना दिमाग लगा सके, उसको सॉल्व करने के लिए अपने कॉग्निशन का यूज कर सके, तो ऑप्शन सी सही होता है यहाँ से हमारा। टू मेजर वंस potential ability in an activity of a special kind, the teachers should use। उसके लिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे किसी की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट लेंगे, क्रिएटिविटी टेस्ट लेंगे या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट लेंगे। हम लेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लेंगे क्या? एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे, क्योंकि हमें पोटेंशियल एबिलिटी का पता लगाना है बच्चे का। ओके। एप्टीट्यूड क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आपका एप्टीट्यूड क्या है? टीचिंग आपका एप्टीट्यूड है, आप में एबिलिटी है टीच करने की। किसी का एप्टीट्यूड म्यूजिक में होगा, है, किसी का मैथमेटिक में हो, तो ये अलग अलग एप्टीट्यूड्स हैं। चलो अगला है हमारा, इफ द आईक्यू ऑफ इंडिविजुअल इज 140 और अबव 140, किसी बच्चे का आईक्यू 140 है या 140 से भी ऊपर है, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? गिफ्टेड, फीबल माइंडेड, एवरेज में? नो, इसको हम बोलेंगे गिफ्टेड, क्योंकि हमने बात की थी 130 के ऊपर वाला बच्चा जो होता है वो गिफ्टेड बच्चा होता है, वो सुपीरियर बच्चा होता है। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस रिक्वायर्स द यूज ऑफ। जो हमारे वर्बल टेस्ट है, वर्बल टेस्ट का क्या मतलब है? कि हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको वर्बली पढ़ा रही हूँ, है ना, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, ऑप्शन बी। जबकि सिंबल्स और पिक्चर्स का यूज किया जाता है नॉन वर्बल में, जेस्चर्स का भी यूज होता है वहां पर। डैश इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग विच इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बिलीव्स। कौन सी थिंकिंग ऐसी है जो पर्सनल बिलीव्स एंड प्रेजुडिस से फ्री हो? रिफ्लेक्टिव, क्रिटिकल, एब्स्ट्रैक्ट या फिर क्रिएटिव थिंकिंग, तो ये होती है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग जहां पर हम फैक्ट्स के आधार पर सोचते हैं, ठीक है, ना कि अपने कोई पर्सनल बिलीव्स पर सोचते हैं, ऑप्शन बी।
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज ट्रू। जैसे आपको ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको बिल्कुल ध्यान से सोचना होता है, क्योंकि सॉल्व तो आप इजीली कर लेते हो, बट उसके लिए आपका जो माइंड है वो स्टेबल होना चाहिए उस क्वेश्चन को लेकर। मोटिवेशन के बारे में कौन सा तथ्य सही है? मोटिवेशन सिर्फ इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है। इट इज इनकलकेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड, किसी जरूरत के बाद पैदा होगी, या फिर नॉट यूजफुल इन लर्निंग। चलो देखो, जैसे अभी आपका एचपी टेट का एग्जाम है, मान लो अभी आपका एचपी टेट का एग्जाम है, आपको पता है कि आपको एग्जाम देना है, ठीक है, अभी आपका एग्जाम आ गया, आपको एग्जाम देना है, और आपको ये भी पता है कि मुझे ये क्रैक करना है। तो अभी आप क्या हैं? अभी आप हैं मोटिवेटेड। मोटिवेटेड है तभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? तभी आप लर्निंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप में मोटिवेशन ये आई कि हाँ, मुझे तो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है? तो मोटिवेशन जो है वो किसी ज़रूरत की वजह से ही आती है। ज़रूरत आपकी है एग्ज़ाम क्रैक करना है, और इस वजह से आप अभी मोटिवेटेड हैं कि मैं तो सारी-सारी मैराथन क्लासेस देख लूँगा या देख लूँगी, सो दैट मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, सो दिस इज़ द पॉइंट। नेक्स्ट वन, अ टीचर कैन यूज़ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड टू इम्प्रूव इमेजिनेशन। आपको बच्चों की इमेजिनेशन को इम्प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे? लेक्चर मेथड से पढ़ाएँगे, बच्चों को कहानी सुनाएँगे, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएँगे, या सभी मेथड से? अब देखो, लेक्चर मेथड का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, लेक्चर मेथड से कोई इमेजिनेशन इम्प्रूव नहीं होगी। आप बच्चों को वही लेक्चर देंगे जो उनकी किताब में लिखा है। प्रोजेक्ट मेथड से भी बच्चों की इमेजिनेशन नहीं दूर होगी, क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में तो प्रोजेक्ट आप उनके सामने रख रहे हैं, है ना? तो इमेजिनेशन किस चीज़ की होती है? जो आपके सामने ना हो। तो स्टोरी टेलिंग आप कर सकते हैं, बच्चों को कहानी सुनाएँगे, उससे बच्चा इमेजिन करेगा कि हाँ, राजा था, रानी थी, ऐसा हुआ, ठीक है? तो स्टोरी टेलिंग से हम इमेजिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज़ अ सिचुएशन व्हेन। अब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग 3 तरह की होती है, एक होती है आपकी पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक ज़ीरो। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वैसी होती है जब आप एक सब्जेक्ट का पढ़ाया हुआ जो है वो दूसरे सब्जेक्ट में आपकी हेल्प करेगा, यानी कि वहां से ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव हो रहा है। नेगेटिव ट्रांसफर यानी कि जो आपने पढ़ा है वो बाधा उत्पन्न कर रहा है किसी दूसरे सब्जेक्ट की लर्निंग में या फिर किसी दूसरी सिचुएशन में। जीरो ट्रांसफर जब कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, ना ही कोई नुकसान हो रहा है, तो इट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलो पढ़ लेंगे। वन सिचुएशन प्रूव हेल्पफुल इन लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। तो ये तो हमारी पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये हेल्पफुल हो रही है। हाइंडर्स द लर्निंग यानी कि बाधा उत्पन्न कर रही है, तो दिस इज नेगेटिव ट्रांसफर। वन सिचुएशन डज नॉट इन्फ्लुएंस, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इट इज जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन सी सही हो गया हमारा। द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो लर्निंग डिसेबल बच्चे होंगे, इनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा इनमें से? They can acquire and use language perfectly. They lack motivation. They are attentive. अब देखो, लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, तो लैंग्वेज को तो वो परफेक्टली यूज नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि उनमें मोटिवेशन की कमी होती है, मोटिवेटेड तो वो बच्चे होते हैं। दे आर अटेंटिव नहीं, अब देखो बच्चा लर्निंग डिसेबल है तो अटेंटिव तो वो नहीं हो पाएगा उतना, तो इनमें से नन ऑफ द अबव यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उनमें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, तो ये सिचुएशन होती है। ओके, चलो। IQ इज इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। क्या है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर आपको CA का मतलब पूछा गया है। व्हाट इज CA? CA इज अ क्रोनोलॉजिकल एज। MA फॉर मेंटल एज। Okay, who said education psychology is a branch of psychology that deals with teaching and learning? Most important definition है and most repeated भी है, बहुत बार पूछी जाती है। किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है? ये डेफिनेशन है BF स्किनर की। किसकी डेफिनेशन है? BF स्किनर की। Which of the following statement is not true about psychology? साइकोलॉजी के बारे में क्या सही नहीं है? It believes in cause and effect relationship, helps in predicting future development, adopts the method of subjective investigation. Yeah, it does not believe in stereotypes and superstitions.
ओके, तो कॉज इफेक्ट पर भी विश्वास करेगी, फ्यूचर डेवलपमेंट को भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करती है एंड सुपरस्टिशंस एंड स्टीरियोटाइप पर भी बिलीव नहीं करती है। तो यहाँ पर हमारा सी हो गया, इट अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ सब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन, व्यक्तिपरक जांच की विधि को नहीं अपनाती है साइकोलॉजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द फंडामेंटल रूल्स, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज के बारे में बात हो रही है। एक्सपेरिमेंटल, सोशल, जनरल या फिर एजुकेशनल? यस, दिस इज आर एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो हम पढ़ते हैं जहाँ पर हम रूल्स, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ, ये किस तरह का टेस्ट है? इंडिविजुअल वर्बल, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ग्रुप वर्बल या फिर ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट? तो इट इज अ काइंड ऑफ ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट, ऑप्शन डी। ओके, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इड के बारे में सही नहीं है? इड आपको पता है, फ्लूइड की थ्योरी, फ्लूइड की कौन सी थ्योरी? साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी जो सिगमंड फ्रूड ने दी हुई थी, जहां पर उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में बात की थी। तो ये रियलिटी बताता है, कोई भी रूल को फॉलो नहीं करता है। इट ऑपरेट्स इट ऑपरेट्स अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल, इट कंसीडर्स ओनली द सेटिस्फैक्शन ऑफ इट्स ओन नीड्स। ओके, तो यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, प्लेजर प्रिंसिपल पर बात करेगा, सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान देगा, रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं होता है। ठीक है, इड का रियलिटी से मतलब नहीं होता है, रियलिटी से मतलब होता है ईगो का। ठीक है, रियलिटी से ईगो रिलेटेड होती है, तो ऑप्शन ए सही होगी। Which of the following statement is not true about human development? मानव विकास के बारे में क्या सही नहीं है? जहां पर ऐसे शब्द आते हैं नोट या फिर एक्सेप्ट, तो वो आप ध्यान से देख लिया करो। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सही बात है, कॉम्प्लेक्स तो है। डज नॉट स्टॉप एट एज ऑफ मेच्योरिटी, यस, डेवलपमेंट रुकती नहीं है, ये कंसेप्शन से लेकर डेथ तक चलती है। ठीक है, जबकि ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है। ये क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी, यस, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। इट रेफर्स टू फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से सही हो जाता है, ऑप्शन बी। क्योंकि डेवलपमेंट जो है, ये फिजिकल डेवलपमेंट के साथ होने के साथ साथ कॉग्निटिव भी है, इमोशनल भी है, सोशल भी है। टीचर शुड यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स टू इम्प्रूव मेमोरी, आपको बच्चों की जो मेमोरी है, याददाश्त जो है, वो इम्प्रूव करनी है, क्या करेंगे आप उसके लिए? यूज ऑफ एज मैनी सेंसेस एज पॉसिबल बाय स्टूडेंट्स, ठीक है, आप ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा अपनी सेंसेस का यूज करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? एवी एड्स का यूज करेंगे, लेक्चर मेथड का नहीं, ये तो हम यूज नहीं करेंगे। मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए टीचर बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटेजीज, नो, स्टूडेंट बेस्ड टीचिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करेंगे, ये तो नहीं है। ऑप्शन ए सही हो गया, हम एवी एड्स का यूज करेंगे, जहां पर बच्चों की मैक्सिमम सेंसेस यूज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड बच्चों का? गिफ्टेड चिल्ड्रन लर्न रैपिडली, जल्दी सीखते हैं, ये तो सही बात है। दे परफॉर्म सिंपल मेंटल टास्क, बिलीव इन ओरिजिनल थिंकिंग, दे हैव वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, तो बच्चों का इंटरेस्ट वाइड रेंज होता है, ओरिजिनल थिंकिंग पर विश्वास करते हैं, बट वो सिंपल मेंटल टास्क नहीं करेंगे, वो डिफिकल्ट मेंटल टास्क करेंगे, क्योंकि वो तो गिफ्टेड है ना। ओके, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी? पीछे बता दिया मैंने, टू फैक्टर थ्योरी दी थी स्पेयरमैन ने, दो फैक्टर थे, जी एंड एस फैक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग इज रिलेटेड टू लर्नर हिमसेल्फ, कौन सा लर्नर से ही संबंधित है? नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथोडोलॉजी, रेडीनेस टू लर्न, यूज ऑफ टीचिंग एड्स। तो देखो, जब तक लर्नर रेडी नहीं होगा सीखने के लिए, तब तक वो सीख नहीं पाएगा। A creative person has flexibility in thoughts, ability to take independent decisions, सही है। ओरिजिनलिटी होगी उसके आइडियाज में, तो सभी टर्म सही है। क्रिएटिव जो बच्चा होगा, यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकर होगा, उसके थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन, खुद से डिसीजन ले सकेगा, और उसके आइडिया भी ओरिजिनल होंगे।
If a student shows the sign of confusion when he starts to nap, it is a symptom of, जब बच्चे को झपकी आने लगेगी तो उसमें उलझन का संकेत दिखाई देगा, ये किसका लक्षण है? इंटरेस्ट, फटीग, फॉरगेटिंग, ये लक्षण है फटीग का, ठीक है, फटीग, थकान का। Which of the following is not useful to motivate students to learn? Not useful है कि जिसमें जिससे बच्चे लर्निंग के लिए मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। यूटिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट टू बी टॉट, टीचर्स रिजिड बिहेवियर, यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्या यूजफुल नहीं है? शिक्षक का कठोर व्यवहार, ये उचित नहीं है, उससे बच्चे मोटिवेट नहीं होते हैं, टीचर को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, बच्चे के इंटरेस्ट कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? इंटेलिजेंस से, परिवार के माहौल से, पीयर ग्रुप से, सभी से। तो सभी से ही बच्चे के इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस होते हैं। साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किसने दी? पीछे ही तो मैंने आपको बताया किसने दी, ये वाली थ्योरी दी, एरिक एरिक्सन ने दी। 8 स्टेजेस भी हमने डिटेल में पढ़ लिए इसके तो। ओके, नोट अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैटीग, थकान के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? नॉइज अराउंड स्कूल, fearful environment, inappropriate timetable, overburden of teachers। ठीक है, तो टीचर्स का कोई मतलब नहीं है बच्चे के लिए, ओवरबर्डन टीचर पर होगा तो इससे बच्चे की फैटीग का कोई लेना देना नहीं है। आसपास के शोर से बच्चा थकेगा, डर के माहौल से थकेगा, इनअप्रोप्रिएट टाइम टेबल से थकेगा। ओके, यहाँ पर भी नोट ही पूछा गया है, नोट ट्रू अबाउट लर्निंग, लर्निंग के बारे में क्या सही नहीं है? लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस, यहीं से गलत हो गया। लर्निंग इज अ प्रोडक्ट नॉट अ प्रोसेस, तो लर्निंग तो प्रोसेस है ही, आप सीख रहे हैं, ये प्रोसेस ही तो है। लर्निंग प्रिपेयर्स एन इंडिविजुअल फॉर एनी एडजस्टमेंट, सही बात है। लर्निंग पर्पसफुल होनी चाहिए, ठीक है। लर्निंग यूनिवर्सल है, ये भी सही है, ऑप्शन ए ही गलत है। विच स्टेज टर्म एज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज, किस स्टेज को कहा जाता है? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। एडल्टहुड को बोला जाता है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। और ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट दी थी स्टैनले हॉल ने। स्टैनले हॉल की डेफिनेशन थी कि एडोलेसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। Dash is a mental process in which mind is focused on some specific object, event or person. इमेजिनेशन, रीजनिंग, अटेंशन या फिर क्रिटिकल थिंकिंग। सो दिस इज अटेंशन, ठीक है, जहां पर आप फोकस कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, इवेंट पर या फिर किसी पर्सन पर। थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग, दोबारा से क्वेश्चन आ गया, किसने दी? कोहलर ने दी थी थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। ठीक है जी, तो आज की क्लास में, आज के मैराथन में हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, साथ साथ में आपने आंसर्स भी किए होंगे, तो वो मैं एंड में चेक कर लूंगी, एंड ये भी बताना कितने क्वेश्चन सही हुए। एंड यस, आप साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर हो गए हो पूरे या फिर नहीं? ओके, या फिर कोई टॉपिक ऐसा रहता है जिसमें आप कंफ्यूज हो, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, मैं उसके लिए भी आपको, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जाना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।